एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे जो यूनिट 2 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का सोल्यूशन यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में कवर कर देंगे। अब इसमें देखिए कुछ खास हम लोगों ने नहीं किया है, बस यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट होंगी, ठीक है, तो उन्हीं से हम लोग यहाँ पे वीडियोस को कंपाइल कर देंगे। बस ये वीडियोज आप लोग की थोड़ा सा ईज ऑफ स्टडी के लिए बनाई जा रही है, ताकि अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो आप लोग को मतलब इधर उधर भटकना ना पड़े, और हो सकता है कई बार आप लोग को कोई टॉपिक्स ना मिल पा रहा हो, तो यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में आप लोग को कंप्लीट यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख तो लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फिनॉल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है। देखिए यूनिट 2 हमारी जो है, यूनिट 2 में हमारी 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक हमारा फिनॉल है, एक हमारा एरोमेटिक अमीन है, एक हमारा एरोमेटिक एसिड्स हैं। तो सबसे पहले हमारा फिनॉल है, तो फिनॉल के हम लोग जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जो कि हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के बारे में। बात करें फिनॉल्स के बारे में, तो देखो फिनॉल्स होता क्या है। फिनॉल्स कुछ नहीं, हमारा बेंजीन का एक डेरिवेटिव होता है। यानी सिंपली देखो, जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग में से हम लोग किसी भी एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हम लोग यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हमारा सिंपली फिनॉल होता है। यानी देखो सिंपल है, फिनॉल कुछ नहीं है, हमारा बेंजीन का एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। आपको पता है कि बेंजीन में से जब हम लोग किसी भी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप आके जोड़ देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये जो फिनॉल्स है, बल्कि हम लोग को जो एरोमेटिक अमीन्स, जो एरोमेटिक एसिड्स पढ़ने, वो भी हमारे बेंजीन के ही डेरिवेटिव हैं। तो फिनॉल भी हमारा एक टाइप का बेंजीन डेरिवेटिव है, जहाँ पे आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिलता है। बस ये सिंपल सा होता है फिनॉल। फिनॉल्स आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हमारा OH, तो ये जो हमारा OH होता है इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। और देखो ये होती है हमारी एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पे देखो इसके कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड्स, तो हम लोग यहाँ पे इसको कार्बोलिक एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल्स आर नथिंग बट अ बेंजीन डेरिवेटिव, कुछ नहीं, हमारा सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव है। ये हमारे यहाँ पे वाइट या फिर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जनरल इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। देखो सिंपल है, बेंजीन का हमारा C6H6 होता है, तो यहाँ पे एक H हट के OH आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा C6H5OH, या फिर इसको आप लोग जो है C6H6O ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से सही है। वहीं पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो हमारा सिंपल सा वही बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई, ये हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो फिनॉल्स है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिनॉल्स को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनमें से जो हमारे 4 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं उनमें हमारा पहला हो गया फ्रॉम हेलोएरिन्स, दूसरा हो गया फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड हो गया फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, एंड फोर्थ हो गया फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो देखो हेलोएरिन्स का क्या मतलब है। हेलो मतलब हेलोजन्स और एरिन्स मतलब एरोमेटिक रिंग। तो देखो हेलोजन हमारे क्या होते हैं, हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा Cl ग्रुप हो गया, और एरोमेटिक रिंग तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो जब भी हमारी एरोमेटिक रिंग में हमारा क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाता है तो हमारा हेलोएरिन्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे हेलोएरिन से जो हमारा प्रिपरेशन होता है। तो इन दिस प्रोसेस जो हमारा क्या होता है, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, और यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर में रिएक्शन होती है। मतलब बेसिकली ये हमारी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, क्योंकि लैब में इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें जो है क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारा फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जब भी हमारा जो है एरोमेटिक रिंग में O- और Na+ ग्रुप देखने को मिला, तो ये हमारा हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। देखो जब O नेगेटिव होता है तो हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है, और जब सोडियम आके अटैच हो गया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन जब दोबारा जो है हमारी एसिड से करवाते हैं, यानी HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे फिनॉल ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हेलोएरिन से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकंड मेथड की, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड भी है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो एनिलीन होता है, तो एनिलीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कॉमन यहाँ पे इसका नेम होता है एनिलीन, ठीक है। तो जब हमारा एनिलीन यहाँ पे रिएक्ट करता है हमारे नाइट्रस एसिड से, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, नाइट्रस एसिड हमारा हो गया वही चीज़ है,
तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म होता है डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा जब डायाजोनियम सॉल्ट हमारा जो है हीट किया जाता है वाटर के प्रेजेंस में एक्वस मीडियम में, तो हमें यहाँ पे फिनॉल देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारा बेंजीन जब सल्फोनेशन के अंदर जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अपना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जिसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर कराते हैं यहाँ पर जो है अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो होता है हमारे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, वही हमारा सेम, ठीक है। और ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग दोबारा यहाँ पे HCl यानी जब भी इसका दोबारा से जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो होता है हमारे यहाँ पे फिनॉल। तो फाइनली हमारा इस तरीके से हमें जो है फिनॉल देखने को मिलता है। और फिर एट लास्ट में हमारा आ जाता है क्यूमीन। तो क्यूमीन देखो यहाँ पे क्यूमीन एक्चुअल में हमारा होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखो आइसोप्रोपाइल मतलब क्या है, देखो प्रोपाइल यानी आप लोग को पता है 3 कार्बन की ग्रुप जब हमारी सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो हमारा प्रोपाइल हो जाता है। और आइसो का मतलब है जब हमारे बिल्कुल मिडल वाले कार्बन से हमारा जो मेन ग्रुप होता है जब अटैच होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये हो जाता है आइसोप्रोपाइल। और कौन सा ग्रुप है हमारा, बेंजीन है, तो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है हमारा ये, जिसको हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम इसका क्यूमीन होता है। तो जब हमारे क्यूमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन यानी क्यूमीन की जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की रिएक्शन फर्दर हमारे एक्वस एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है फिनॉल और एसीटोन। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन दोनों ही साथ साथ देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फिनॉल्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फिनॉल है वो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी सॉल्ट फॉर्मेशन। अच्छा देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल यानी जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, जो हमारा फिनॉल है ये हमारा होता है एसिडिक नेचर का। देखो आप लोग को यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि OH ग्रुप होगा तो ये हमारा बेस होना चाहिए क्योंकि OH ग्रुप रिलीज करना चाहिए। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हमारा OH ग्रुप नहीं बल्कि हमारा यहाँ पे H+ रिलीज करता है, एंड इसीलिए ये हमारा एक एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल हमारा एक टाइप का वीक एसिड होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं होता है बट हमारा एसिडिक नेचर होता है इसका। तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इतना तो समझ गए एसिड होता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि अगर हमारा फिनॉल एसिड है तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसी बेस से कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट। तो सिंपल है, सॉल्ट फॉर्मेशन। फिनॉल्स और एसिडिक इन नेचर हेंस रिएक्ट्स विद बेस लाइक NaOH टू फॉर्म सॉल्ट। तो देखो फिनॉल की रिएक्शन जब भी हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस से कराते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड जो कि हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो और उसके साथ हमें वाटर तो देखने को मिलता ही है। और फिर हमारी सेकेंड रिएक्शन आ जाती है नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन यहाँ पे मतलब ये हमारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है बेंजीन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जिसके अंदर हमारी बहुत सारी होती हैं लाइक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो ये सारी रिएक्शन हमारी फिनॉल भी देता है। इसके अंदर हमारा नाइट्रेशन एक टाइप का एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे नाइट्रेशन के अलावा सल्फोनेशन भी हो सकता है, हैलोजिनेशन भी हो सकता है और फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन वो सब भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे एक आप लोग समझ जाओ, बाकी आप लोग बेंजीन में हम लोगों ने देखा ही था तो सेम रिएक्शन हमारे फिनॉल भी देता है, तो आप लोग उसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे जब हमारे फिनॉल की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हमें जो है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देखने को मिलता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 से कराते हैं तो देखो एक हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये देखो ऑर्थो का मतलब ऑर्थो ग्रुप में, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, और एक हमें देखने को मिलता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। और फिर आ जाती है हमारे यहाँ पे कोल बेस रिएक्शन। तो कोल बेस रिएक्शन में देखो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक है, तो फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गिव सोडियम सैलिसिलेट विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स सैलिसिलिक एसिड। सो यहाँ पे देखो कॉल-बेस रिएक्शन में बेसिकली हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनता है, सबसे पहले हमारी फिनॉल की रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH से, तो सबसे जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है सोडियम सैलिसिलेट, और फर्दर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है सैलिसिलिक एसिड। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी लास्ट रिएक्शन के बारे में, तो ये हो जाती है हमारे यहाँ पे रीमल टीमन रिएक्शन।
तो ये भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये सारी रिएक्शंस हमारी 2 नंबर में नाम से पूछ लेते हैं, तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। तो रीमल टी में क्या होता है, फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से और एक्वस NaOH हमारा होता है और हमें देखने को मिलता है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये था हमारे यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम लोग बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, डिफाइन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के नाम से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, तो पहली बात वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि फिनॉल एसिडिक होता क्यों है, और अगर जो हमारा फिनॉल है उस पर कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए तो वो किस तरीके से उसकी एसिडिटी को कम या ज़्यादा करता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें अपने एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है कि फिनॉल्स हमारे यहाँ पे एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हटाओ और सबसे पहले जो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे फिनॉल्स एसिडिक होते ही क्यों हैं। मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर, तो भाई फिनॉल में आप लोग को OH ग्रुप देखने को मिलता है। और आपको पता है कि अगर हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर मान लो वो H+ ग्रुप रिलीज कर रहा है, ठीक है, मतलब H+ आयन अगर रिलीज कर रहा है तो हमारा वो सब्सटेंस एसिड होता है। और अगर कोई हमारा OH- रिलीज कर रहा है तो वो हमारा बेस होता है। इतना तो आपको पता ही है। तो अगर हमारा जो फिनॉल है इसमें देखा जाए तो भाई यहाँ पे तो हमारा OH ग्रुप है, तो यहाँ पे इसको रिलीज तो हमारे OH- आयन को करना चाहिए, लेकिन ये करता है यहाँ पे H+ है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा देखो एक बात बताओ कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, तो मान लो अगर ये मान लो OH- को मान लो रिलीज भी कर रहा है, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो अगर मान लो ये OH- को रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाए, ठीक है, तब तो ये OH- रिलीज करेगा। यानी अगर ये OH यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी में कोई डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा हो तभी तो ये OH को रिलीज करेगा। और अगर मान लो OH की वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो तब तो ये OH को रिलीज नहीं करेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस OH ग्रुप की वजह से जो हमारा फिनॉल है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब कैसे हो जाता है, देखो यहाँ पे इसके अंदर हमें जो है रेजोनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलने लगती है इस OH ग्रुप की वजह से। तो कैसे होती है अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। बाकी इतना आप लोग समझो कि अगर यहाँ पे आप लोग को किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस देखने को मिल जाए तो वो स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको पता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है उसमें हमें डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। देखो वैसे फिनॉल हमारा क्या है, एक टाइप का बेंजीन डेरिवेटिव ही तो है, सिंपल सी बात है ना। हमारे बेंजीन रिंग में OH ग्रुप आके अटैच हो गया है, तो बेंजीन रिंग में हमारे चूंकि हमारे डबल बॉन्ड होते हैं लेकिन फिर भी हमारी बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। उसी तरीके से फिनॉल्स के अंदर भी हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। जबकि आप लोग को पता है कि अगर हमारे किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है मतलब जनरली, लेकिन जो हमारे फिनॉल्स हैं, बेंजीन है, ये हमारे स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई इनके अंदर होती है रेजोनेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनके अंदर हमें देखने को मिलता है रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हमारे फिनॉल के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, तो जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास होते हैं कुछ लोन पेयर्स। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारा लोन पेयर है ना, ये यहाँ पे इसको जो है रिंग में मतलब क्या करता है, डीलोकलाइज करना चालू कर देता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि देखो ये जो लोन पेयर है ये हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन से जो है हमारे सबसे पहले यहाँ पे इस वाले बॉन्ड पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या है, जब हमारे इस बॉन्ड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हो जाता है डबल बॉन्ड का, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारी कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, तो जो हमारा ये वाला बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अच्छा देखो जब ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर को डोनेट किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हमारे इस नेगेटिव चार्ज का या फिर कह सकते हो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ पे आ गया हमारे लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर्स क्या होगा, अब ये लोन पेयर्स यहाँ से हमारे देखो, अब ये लोन पेयर हमारा अब ये लोन पेयर यहाँ पे हमारे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक होकर यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये लोन पेयर ने हमारे यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये जो बॉन्ड है ये हमारे यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, अब ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा
और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लोन पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये हमारा लोन पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और एट लास्ट में क्या होगा, ये लोन पेयर हमारा दोबारा से यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर दोबारा से बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना था ये दोबारा से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से हमारा लोन पेयर में आ जाएगा। तो यानी एट लास्ट में देखो हुआ क्या, देखो एट लास्ट में हमें वही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। देखो यहाँ पे आप लोग को पता है बॉन्ड्स तो डिलोकलाइज होते रहते हैं, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यानी अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है, तो हमें जो है फिनॉल्स के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जो हमारा फिनॉल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब इस OH ग्रुप को ये जल्दी से लीव नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम की वजह से यहाँ पे हमारा जो फिनॉल है वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस आ जाता है। देखो रेजोनेंस हमारा इसी ऑक्सीजन की वजह से तो है, इस ऑक्सीजन के इस लोन पेयर की वजह से, इसी वजह से ये देखो ऑक्सीजन को जल्दी डोनेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन के पास तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसके लिए यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम को लीव करना काफ़ी आसान हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि फिनॉल हमारा इस OH को लीव ना करके बल्कि हमारा यहाँ पे H+ रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जो हमारा फिनॉल है जब हम लोग यहाँ पे इसको अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो H+ है ये हमारा वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारा फिनॉल है वो यहाँ पे OH को ना लीव करके हमारा H+ को रिलीज करता है, और इसी वजह से ये हमारा एसिडिक नेचर शो करता है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में और आना चाहिए कि अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो हमारा जो फिनॉल है वो इस पूरे OH के साथ भी तो रेजोनेंस में है। यानी यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इस OH के मतलब इस H के होते हुए भी तो फिनॉल के अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यानी इस H के साथ भी तो ये स्टेबल है। तो H को भी क्यों लीव कर रहा है, यानी H+ को भी यहाँ पे ये क्यों रिलीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा फिनॉल है ऑल्दो वो हमारा यहाँ पे काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब काफ़ी रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे देखो एक हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर हमें थोड़ी सी यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती रहती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फिनॉल स्टेबल तो हो जाता है अपने इस रेजोनेंस की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी अनस्टेबिलिटी हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से रिमूव हो जाए तब तो हमारा फिनॉल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता है क्या है, देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, तो अब देखो जैसे एक तो हम लोगों ने देखा फिनॉल के अंदर रेजोनेंस, तो अगर जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, तो ये भी हमारा रेजोनेंस शो करता है, और अगर हमारे फिनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस है वो हमारे फिनॉल के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल हो जाए तब तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा फिनॉक्साइड है यानी कि फिनॉल जो है H+ लीव करने के बाद और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझना। हम लोगों ने अभी देखा कि फिनॉल अपने आप में काफ़ी स्टेबल रहता है ड्यू टू द रेजोनेंस, लेकिन अगर मान लो हम लोग कुछ ऐसा करें कि फिनॉल और ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो यहाँ पे देखो क्या होता है, H+ को रिलीज करने के बाद हमारा जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये कैसे होता है इसको भी हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा रेजोनेंस शो करता है। अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस बहुत इजीली शो होता है। यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाकर देखो सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाया इसने, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और उसके बाद एट लास्ट में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोबारा से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एट लास्ट में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है तो इसके अंदर भी रेजोनेंस हुए, देखो इसके अंदर भी ऑल्दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 ही हैं, दोनों के अंदर बराबर है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जब ये हमारा रेजोनेंस में जा रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो कोई निगेटिव चार्ज है ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे फिनॉल के अंदर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है इसके ऊपर हमारा कोई भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा जो है फिनॉल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि फिनॉल हमारा यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना चाहता है, और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, इसको यहाँ पे अपना H+ रिलीज करना होगा, और इसी H+ को रिलीज करने की वजह से ये हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर शो करता है। तो देखो ये बस एक सिंपल सी कहानी थी, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये जो फिनॉल है ये हमारा ऑलरेडी स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे इस H+ को बहुत ही ईजिली यहाँ पे लीव कर देता है।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। अब देखो बाकी लेक्चर बहुत ही सिंपल और छोटा सा है, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन आफ्टर रिलीजिंग H+। यानी देखो H+ को रिलीज करने के बाद हमारा फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। नाउ फिनॉल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स। देखो एक बात है कि ऑल्दो हमारे फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब थोड़े हमारे वीक एसिड होते हैं। लेकिन अगर इनमें भी हम लोग देखें तो जो हम फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अगर जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल क्या होता है, देखो अगर हमारी कोई भी ROH ग्रुप होता है उसी को तो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। ROH का मतलब यहाँ पे R हमारा क्या होता है, जैसे CH3OH हो गया, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पे CH3CH2OH हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे अल्कोहल्स होते हैं। लेकिन यही OH जब हमारे यहाँ पे बेंजीन रिंग में लग जाता है तो हमारा फिनॉल हो जाता है। या फिर अगर आप लोग जो है रिंग, मतलब अगर रिंग में देखो तो जैसे OH मान लो यहाँ पे हमारा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में लग गया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक टाइप का अल्कोहल ही हुआ। तो देखो इन सब में क्या होता है, ठीक है, कि तो हमारे जो अल्कोहल्स हैं, जैसे ROH हमारे जो ग्रुप होते हैं, जैसे CH3OH, CH3CH2OH, ठीक है, और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो इन सबसे हमारा जो फिनॉल होता है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब समझ गए ना, देखो सिंपल है कि फिनॉल्स हमारे वैसे तो बहुत एसिडिक नहीं होते हैं, वीक एसिड होते हैं, लेकिन अल्कोहल के कंपेयर में ये हमारे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें इसको अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, यानी जो हमारा RCOOH, ठीक है, ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो इसके कंपैरिजन में बहुत वीक होते हैं। यानी देखो सिंपल सी बात है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल बट लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप लोग यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर देखो तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर हमारे फिनॉल्स आ गए और फिर हमारे यहाँ पे अल्कोहल्स आ गए, ठीक है। तो फिनॉल्स हमारा थोड़ा सा एक मिडिल में आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अरे वही चीज़ है कि फिनॉल अगर जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो फिनॉक्साइड आयन देता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है जो नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन बिकम्स वेरी स्टेबल बिकॉज इट अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यानी यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो पाई बॉन्ड है ये हमारा क्या होता है, डीलोकलाइज करना चालू कर देता है, या फिर हमारा निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। मतलब कुल मिला के वही चीज़ है कि हमारा डीलोकलाइजेशन होता रहता है। देखो यहाँ पे जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा स्टेबल देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर रेजोनेंस अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो हमारा कंपाउंड मतलब एक एक्सेप्शनल यहाँ पे स्टेबिलिटी शो करने लगता है, ठीक है। जैसे अगर जनरली देखा जाए तो डबल बॉन्ड की वजह से कंपाउंड्स अनस्टेबल होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से ये हमारा काफ़ी स्टेबल हो जाता है और ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंपैरिजन बिटवीन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल। तो देखो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फिनॉल्स हमारे जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ये हम लोगों ने देख तो लिया, बट एक्चुअल में होते क्यों हैं, मतलब क्यों हमारे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू अल्कोहल्स बिकॉज व्हेन फिनॉल लीव्स H+, यानी देखो जब फिनॉल हमारा H+ ग्रुप लीव करता है तो हमारा क्या होता है, हमारे फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा बहुत स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा कि ये जो फिनॉक्साइड बनता है इसके अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ अल्कोहल्स व्हेन अल्कोहल्स यहाँ पे जो है देखो जैसे हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे अपने साइक्लोहेक्सेनॉल को देखें तो यहाँ पे मान लो जो हमारा H+ है, ठीक है, अगर H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तो भाई यहाँ पे हमारे रेजोनेंस की तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई रेजोनेंस देखने को मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, it is not stable compared to phenoxide ion because there is no possibility for the delocalization of negative charge। यानी यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसका डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा बहुत ही कम स्टेबल होगा, हेंस नो चांस ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा हो गया अल्कोक्साइड आयन, ये हमारा हो गया फिनॉक्साइड आयन। देखो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन कब बनता है, जब हमारा अल्कोहल यहाँ पे H+ को रिलीज करता है, और फिनॉक्साइड कब बनता है, जब हमारा फिनॉल यहाँ पे H+ को रिलीज करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और रीजन होता है जिसकी वजह से भी हमें यहाँ पे जो हमारा फिनॉल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स विथ मोर एस कैरेक्टर इन देयर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आर मोर स्टेबल व्हेन लीव्स H+ आयन, हेंस मोर एसिडिक इन नेचर। देखो यहाँ पे होता क्या है, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप लोग को पता है कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर हमें क्या होता है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, ठीक है, sp3 होती है। तो देखो अगर हमारी कोई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है
तो उसके अंदर हमारा एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी यहाँ पे कह सकते हो कि एसिडिटी या फिर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इसको सिंपली समझो कि अगर मान लो हम लोग एसपी को देखें, मान लो हमारा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है, तो आपको पता है कि एस और पी में क्या है, हमारा एस भी एक है पी भी एक है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर हमारा कितना है, एस हमारा 50% हो गया और पी हमारा 50% हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। वहीं मान लो अगर हम लोग sp2 को देखें तो यहाँ पे हमारा s एक है और p दो है, तो यहाँ पे हमारे s कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पे हमारा होगा 33%, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे sp3 को देखें तो यहाँ पे हमारा s सिर्फ एक है और p हमारे 3 है, तो यहाँ पे हमारा s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 25%। तो अगर मान लो हम लोग इन तीनों में देखें sp, sp2 और sp3 में देखें तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किसके अंदर है, हमारा sp के अंदर है, फिर हमारा sp2, फिर हमारा sp3। तो अगर कोई कंपाउंड हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है या फिर sp2 शो कर रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू sp3, क्योंकि sp3 के अंदर हमारा s कैरेक्टर काफ़ी कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एटम्स विथ मोर एस कैरेक्टर इन देयर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आर मोर स्टेबल व्हेन लीव्स H+, यानी कि जब हमारा H+ को रिलीज करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी के अंदर sp मतलब एस कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, उसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, तो वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा भाई उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये यहाँ पे H+ को रिलीज करने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही तो यहाँ पे H+ को आसानी से लीव करेगा, क्योंकि देखो हर कंपाउंड यहाँ पे स्टेबिलिटी जाता है, सिंपल सी बात है। तो नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो एल्कोक्साइड आयन्स हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे जो हमारे एल्कोक्साइड आयन होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो जो हमारा OH है, ठीक है, तो जब यहाँ पे H+ लीव करता है तो यहाँ पे क्या बचता है, देखो यहाँ पे हमारा, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन। तो अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, देखो इस वाले कार्बन को, ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन हमारा कौन सा स्टेट शो करता है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कैसे शो करता है, देखो यहाँ पे हमारा एक रूल होता है हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हमारा एक रूल होता है। क्या होता है, हमारा होता है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखो वैसे यहाँ पे काफ़ी एक लॉन्ग टाइप का रूल होता है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जनरल देख रहे हैं क्योंकि इतना हमें हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस कार्बन एटम पे देखो, ठीक है, इस कार्बन एटम पे आप लोग जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखो, तो देखो एक बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बनाया हुआ है, देखो सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो एक का यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ हो गया, एक यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ हो गया, एक यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ, और एक हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो देखो अगर हम लोग गिने तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर लोन पेयर देखा जाए तो इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ पे देखो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है, 4, ठीक है, और 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे ये सब हमारे हाइब्रिडाइजेशन के रूल होते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है तो sp3, ठीक है, और 3 आ रहा है तो sp2, ठीक है, 2 आ रहा है तो हमारा sp, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारे अगर इस कार्बन एटम पे हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर काउंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है हमारा sp3, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर शो कर रहा है तो हमारा s कैरेक्टर कितना होगा 25%। देखो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एक S है और 3 P है, ठीक है, तो अगर आप लोग 100% में देखो तो हमारा s का कैरेक्टर कितना होगा 25%, ठीक है। वहीं अगर हम लोग फिनॉक्साइड आयन को देखें तो यहाँ पे देखो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे अगर इस कार्बन पे आप लोग देखो तो भाई यहाँ पे हमें काउंट करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। तो देखो इस कार्बन एटम पे सिंगल बॉन्ड कितने हैं, देखो एक तो इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, बाकी ये तो हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसको तो हम लोग गिनेंगे नहीं, तो हमारा कितना आया 1 2 3, बाकी कोई लोन पेयर तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडेशन नंबर कितना आया 3, और 3 हमारा कितना होता है sp2, तो ये हमारा कौन सा शो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर कितना होता है 33.33%, जो कि हमारा 25% से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हेंस फिनॉक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल एंड हेंस फिनॉल्स विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने दो तरीके से देख लिया कि क्यों हमारे जो हमारे फिनॉल्स होते हैं वो हमारे अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे ये जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, अगर मान लो इस फिनॉल के पास आके हमारा कोई अलग से सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी ग्रुप अटैच हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 अटैच हो जाए, या फिर मान लो यहाँ पे कोई NO2 अटैच हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ भी अगर अटैच हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इसकी एसिडिटी कम होती है या फिर बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को हमें देखना है।
तो देखो यहाँ पे जनरली हम लोग बात कर रहे हो तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन फिनॉल रिंग। तो फिनॉल रिंग के ऊपर हमारे दो टाइप के ही ग्रुप हो सकते हैं। एक या तो हमारा हो सकता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मतलब यहाँ पे विदड्रॉ मतलब लेना, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और एक हो सकते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग यहाँ पे -I से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम लोग यहाँ पे +I ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो वो हमारा एक अलग टॉपिक है। बाकी आप लोग सिंपली यहाँ पे इतना समझ गए ना कि एक हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है, विदड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे क्या करते हैं, दे टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिनोलिक रिंग एंड दस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ पे ये जो हमारा फिनॉल होता है, तो आपको पता है जब ये रेजोनेंस के अंदर जाता है तो हमारे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा देखो, जब निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स बिकम्स इजियर विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जब तक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहेगा, ठीक है, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा H+ है उसका रिलीज होना मतलब ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो अनस्टेबल हो रहा है, और अपनी इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे H+ को जल्दी रिलीज करना चाहेगा। और देखो जितना ज़्यादा H+ को जल्दी रिलीज करना चाहेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स बिकम्स इजियर, यानी जितना जल्दी हमारा यहाँ पे H+ रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी ऑफ फिनॉल यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। द इफेक्ट इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस कंपेयर टू मेटा। और उसमें भी देखो, मान लो जैसे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमारा NO2 हो गया, ठीक है, CHO हो गया, COOH हो गया, तो अगर ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, ऑर्थो एंड पैरा, देखो ये होती है हमारी ऑर्थो पोजिशन, ये होती है हमारी पैरा। तो अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगे हैं तो हमारा जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। यानी अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके लगता है तो उसकी वजह से हमारे फिनॉल की एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू मेटा। यानी अगर मेटा पे होंगे तब भी बढ़ेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी। और हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे NO2 हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। और फिर हम लोग बात करें अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, जैसे ये जो हमारा फिनॉल है, ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी जब यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको और नेगेटिव चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज और देंगे, ठीक है, मतलब रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग सिस्टम, हेंस दस द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज आइदर गेट न्यूट्रलाइज्ड और डिक्रीज्ड। देखो जब यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज जो है ग्रुप मतलब अपने पास से देना चालू कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बैलेंस हो जाएगा, और जब ये बैलेंस हो जाएगा भाई तब तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H+ को रिलीज ही नहीं करेगा। देखो जब ये बैलेंस है, स्टेबल है, तो क्यों छोड़ेगा H+ को, और जितना यहाँ पे H+ को नहीं छोड़ेगा उतना ही कम एसिडिक होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा OH बॉन्ड होता है, यानी ये जो O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। दस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बिकम्स इक्वल, और जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन इजिली रिमूव नहीं हो पाता है, ठीक है। Thus, lesser the positive charge on oxygen, greater is the strength of OH bond and lesser the acidity of phenol, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसके अंदर डिक्रीज होगा या फिर बैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ पे हमारी एसिडिटी यहाँ पे लेस हो जाएगी, ठीक है। द इफेक्ट इज मोर, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जैसे हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, तो अगर वो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगते हैं उसकी वजह से हमारी जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। अगर हमारे मेटा पे लगे हैं तो थोड़ा कम करेगा, लेकिन अगर हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आगे लगे हैं, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पे, तो वो हमारी स्टेबिलिटी मतलब एसिडिटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं। अब इसके हमारे एग्जाम्पल्स हो गए CH3NH2 एंड OR ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने अपने फिनॉल्स को कवर कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे अमीन्स जो होते हैं, तो एरोमेटिक अमीन्स हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज़ें डिस्कस करनी है कि अमीन्स आखिर बेसिक क्यों होते हैं, और इस पर भी अगर कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जा रहा है हमारे अमीन्स पे, तो वो किस तरीके से अमीन की बेसिसिटी को इफेक्ट करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखने से पहले हम लोग अमीन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी बेसिसिटी वगैरह पे बात करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में,
तो इससे पहले हमें ये समझना होगा ये अमीन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग को पता है अमोनिया आप सभी जानते हो, NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। तो यहाँ पे देखो अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स बेसिकली हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। मतलब इसमें वो सिंपली होता क्या है, देखो ये जो हमारे अमोनिया के 3 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे सिंपली हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन के जो भी हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो इनमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, कोई हमारा यहाँ पे कार्बनिक ग्रुप लाके ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग यहाँ पे अमीन्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देखो सिंपली समझो कि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, इस नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक भी कर सकते हो, चलो हम लोग एक करते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लाके अटैच कर दिया और बाकी हमारे 2 हाइड्रोजन ग्रुप हैं। तो अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं अमीन्स, ठीक है। तो अमीन्स हमारे सिंपली क्या होते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे अपने जो भी हमारा अमोनिया होता है उसके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके यहाँ पे हमारी जब कार्बन के ग्रुप्स लाके अटैच कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पे अमीन्स। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग अमोनिया के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके हमारा जो है सिंपल हाइड्रोकार्बन ग्रुप लाके अटैच कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा लाके अटैच कर रहे हो, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक अमीन्स। यानी देखो सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को CH3 यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच मतलब रिप्लेस कर दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर बना एलिफैटिक अमीन। और देखो इसी में जब आप लोग क्या करते हो कि इसके हाइड्रोजन को हमारा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि जैसे हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, तो जब आप लोग इससे लाके अटैच कर देते हो तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमीन्स। देखो सिंपल सी बात है, एलिफैटिक मतलब सिंपल CH3 ग्रुप, ठीक है, और एरोमेटिक मतलब हमारे जब एरोमेटिक यहाँ पे ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो यहाँ पे देखो यही होता है हमारा सिंपल सा अमोनिया, ठीक है, सॉरी एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच अ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप। अब देखो यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स को आप लोग 2 तरीके से समझ सकते हो। एक तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे जो अमोनिया ग्रुप होता है उसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एरोमेटिक रिंग लगा के अटैच कर दी, या फिर इसको इस तरीके से भी तो समझ सकते हो कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, जैसे जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, तो इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप लोगों ने यहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो NH2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया हमारे एक हाइड्रोजन से, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो भी तो हमारा एरोमेटिक अमीन्स होता है। मतलब इसको 2 तरीके से आप लोग डिफाइन कर सकते हो, मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि एरोमेटिक अमीन्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप मतलब यही हमारा जो जब हमारे एरोमेटिक रिंग्स को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करते हैं तो हम लोग एराइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप लोग जो है चाहे ये बोलो कि अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, चाहे ये बोलो कि हमारे जो एरोमेटिक रिंग है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारा एरोमेटिक अमीन ही बनना है। अब जैसे इसका सबसे सिंपल जो हमारा एरोमेटिक अमीन होता है वो होता है हमारा यहाँ पे एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन सिंपली जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, तो जो हम लोग उसके किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा NH2 ग्रुप, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग अपना एक एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग लाके अटैच कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। देखो इसका यहाँ पे IUPAC नेम हमारा क्या हो सकता है, जैसे हमारा जब बेंजीन रिंग, देखो ध्यान से सुनना, जब हमारी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करती है तो हम लोग इसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है, तो इसका नाम हो सकता है फिनाइल अमीन, ठीक है। तो IUPAC नेम आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अमीनो बेंजीन या फिर बेंजीन अमीन, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे बहुत सारे इसके IUPAC नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के बारे में, तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे अमीन्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे होते हैं बेसिक नेचर के। तो हमें यहाँ पे आज की वीडियो में यही देखना है कि अमीन्स हमारे क्यों बेसिक होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि जो हमारे अमीन्स हैं उनके ऊपर अगर हमारा कोई ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है तो उसकी वजह से हमारी अमीन्स की बेसिसिटी पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अमीन हमारा बेसिक क्यों होता है, तो आपको पता है कि जो हमारा एरोमेटिक अमीन है या फिर जो भी अमीन्स होते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होता है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप लोग को याद हो तो जो हमारी एसिड बेस की डेफिनेशन है वो यहाँ पे 3 तरीके से दी गई है। देखो पहला तरीका था हमारा यहाँ पे आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है, और जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एसिड वो होते हैं जो कि H+ डोनेट करते हैं, और यहाँ पे बेस वो होते हैं जो कि OH- करते हैं, और एक हमारा था यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लोरी, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी हमारा क्या होता है कि जहाँ पे एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, और एक हमारा था यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट।
तो अगर आपको याद हो तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो देखो अगर मतलब हम लोग बात करें बेस की, तो भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट तब करेगा जब उसके पास हो, यानी सबसे पहली बात तो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स को देखो तो भाई इसके पास तो है ना हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जब इसके पास है तो ये क्या कर सकता है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये कर सकता है डोनेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है तो वो यहाँ पे हमारा जो है लुईस बेस की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, यानी कि वो हमारा जो है बेसिक नेचर शो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे बेस होते हैं। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की भी बात करें तो जो हमारे अमीन्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस मतलब इसकी थ्योरी को भी ये सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इसके हिसाब से क्या था कि जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा अमीन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोटॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो यहाँ पे बेसिक नेचर शो करते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एरोमेटिक अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, वही सिंपल सी बात है। Now, as we know, according to Lewis theory, a substance which can donate lone pair of electrons are basic in nature. That's why aromatic amines behaves as Lewis base, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑल्सो व्हेन एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स दे गिव सॉल्ट। और देखो एक और तरीका है कि हम लोगों ने क्या देखा कि अमीन की रिएक्शन जब हम लोगों ने बेस से कराई तो हमें जो है अमीन की रिएक्शन जब हम लोगों ने एसिड से कराई तो हमें सॉल्ट देखने को मिला। अब भाई आपको पता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करे। तो अगर हम लोग एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, सॉल्ट मिल रहा है, यानी कि ये बेस होगा। तो इस तरीके से भी प्रूफ हो गया कि ये हमारा बेसिक नेचर का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि देखो यहाँ पे जैसे ये हमारा सबसे सिंपल एरोमेटिक अमीन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ये चीज़ तो हमें समझ गई कि जो हमारे अमीन्स होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि नाउ ऑल्दो एरोमेटिक अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, हाउएवर बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज लेस देन एलिफेटिक अमीन्स एंड अमोनिया। देखो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो भाई ये हमारे हो गए एरोमेटिक अमीन्स, चलो ये तो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनकी जो बेसिसिटी का लेवल होता है वो हमारी एलिफेटिक अमीन्स और अमोनिया से कम होता है। यानी एलिफेटिक अमीन्स हम लोगों ने लास्ट फ्लोर में देखा क्या होते हैं, जब हमारा यहाँ पे NH2 ग्रुप से हमारा जो है कोई एलिफेटिक यहाँ पे कार्बन जैसे कि हमारा मान लो CH3 वगैरह अटैच हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या होगा, ये हमारा एलिफेटिक अमीन हो गया, ठीक है। यानी जब एरोमेटिक रिंग की बजाय हमारा सिंपल हाइड्रोकार्बन आके अटैच होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अमीन, ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया तो वही सिंपल हमारा NH3 ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो हमारा अमोनिया है, ठीक है, ये जो हमारा NH3 है और ये जो हमारा NH2CH3 है, यानी कि एलिफेटिक अमीन्स है, इन दोनों से इसकी जो बेसिसिटी है वो यहाँ पे कम होती है। भाई क्यों कम होती है, मतलब इसको भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, द NH2 ग्रुप इन एरोमेटिक अमीन्स इज डायरेक्टली अटैच टू sp2। अच्छा देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटाओ, सबसे पहले आप लोग सिंपली समझो। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जो हमारा एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पे देखो एरोमेटिक अमीन का स्ट्रक्चर, तो देखो ये हो गया NH2, ये हो गया इसके लोन पेयर, और ये हो गई हमारी एरोमेटिक रिंग, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या होते हैं, हमारे पाई बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि डीलोकलाइज हुआ करते हैं। अब देखो होता क्या है भाई, ये जो हमारी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं इनके अंदर यहाँ पे ये जो हमारा लोन पेयर है ये यहाँ पे डीलोकलाइज होना चालू कर देता है, यानी कि ये यहाँ पे जो है रेजोनेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा आप लोग को लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, फिर यहाँ पे लोन पेयर आता है, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आता है, ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे बनता है। मतलब यहाँ पे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमें जो है हमारे एरोमेटिक अमीन्स में क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे देखो इसके पास होते तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या होता है ये यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे होते हुए भी नहीं होते। मतलब यहाँ पे देखो वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाते हैं, ठीक है। यानी इनका क्या होने लगता है, इनका यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होना चालू हो जाता है। तो होता क्या एक्चुअल में यहाँ पे इनके पास होते हुए भी ये यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे देखो जैसे हमारा बेस क्या था कि जिसके पास हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके पास अगर होते हुए भी नहीं होगा, मतलब देखो एक हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो है
रेजोनेंस में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स हैं इनके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे थोड़ा सा लेस बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, यानी इनकी बेसिसिटी हमारी जो है लेस हो जाती है। किसके कंपेयर में? यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें अपनी एलिफैटिक अमीन से। अच्छा देखो, एलिफैटिक अमीन में क्यों ऐसा नहीं होता है भाई? आपको पता है कि एलिफैटिक अमीन में हमारे सिंपल CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें कोई हमारा रेजोनेंस वगैरह तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे हमारा जो ये लोन पेयर है भाई, ये तो हमारा कोई रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे नाइट्रोजन ग्रुप के पास ही रहेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, इसकी बेसिसिटी यहाँ पे इसके कंपेरिजन में बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे NH3 की बात करें तो यहाँ पे देखो एलिफैटिक अमीन की बेसिसिटी यहाँ पे NH3 के कंपेयर में सब भी ज़्यादा होती है, मतलब ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? लोन पेयर तो इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ये जो CH3 है ना, ये CH3 हमारा एक टाइप का होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? देखो भाई, आपको पता है कि यहाँ पे बेसिक नेचर शो करने के लिए क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, जो हमारे CH3 ग्रुप होते हैं ये हमारे एक टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इन अमीन्स के ऊपर क्या होता है कि हमारी बेसिस मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इनकी बेसिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर अमोनिया की बात करें तो देखो इसके पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जितना है इसके पास बस उतना ही है, इसको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, जबकि इसको यहाँ पे CH3 की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू अमोनिया। और यहाँ पे हमारा एरोमेटिक अमीन क्या होता है, ये सबसे लेस बेसिक होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग लॉजिकली समझना, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब ये जो डीलोकलाइजेशन है ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है इसलिए, देखो इसको आप लोग ध्यान से समझना। द NH2 ग्रुप इन एरोमेटिक अमीन्स इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। देखो ये चीज़ ध्यान से समझना कि यहाँ पे देखो ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये जो NH2 हमारा जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे ये हमारा इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन हमारा क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो कितना है, 1 2 3 भाई, ये तो हमारा पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे ये होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, वाइल इन एलिफैटिक अमीन्स इट इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन्स में देखो क्या होता है, कार्बन हमारा जो NH2 ग्रुप है वो हमारा sp2 से अटैच है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक अमीन्स में देखें तो यहाँ पे जो हमारा NH2 है ये हमारा किससे अटैच है, ये हमारा CH3 से अटैच है। और अगर आप लोग CH3 में देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे देखो ये हो गया C और H और H और H, तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3, यानी यहाँ पे हमारी एलिफैटिक अमीन्स में जो NH2 ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में sp2 से अटैच है। अब होता क्या है, होता ये है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर टू sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है। तो यानी कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इसी वजह से ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिसकी की वजह से क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे जो है एलिफैटिक अमीन्स में बात करें तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट वगैरह भी नहीं करता है। इसी वजह से क्या होता है, एलिफैटिक अमीन्स हमारे ज़्यादा यहाँ पे मतलब इसके कंपेयर में बेसिक होते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, देखो द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर कंपेयर टू sp3, हेंस एरोमेटिक अमीन्स अट्रैक्ट द लोन पेयर, यानी कि एरोमेटिक अमीन क्या होता है, इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, एंड दस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीज्ड इन एरोमेटिक अमीन्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और उसी की वजह से ये हमारा लेस बेसिक हो जाता है। देखो एक चीज़ बस आप लोग सिंपली समझो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा अवेलेबल होगा हमारे अमोनिया मतलब अमीन ग्रुप के पास, उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे छीन लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जा रही है, जबकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को कोई नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी मतलब बनी रहेगी अच्छी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। और
बाकी हम लोग यहाँ पे अगर बात करें अपने बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो देखो सबसे ज़्यादा हमारी बेसिसिटी किसकी होती है, एलिफेटिक अमीन्स की, ठीक है। और फिर हमारा अमोनिया, और फिर हमारा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स। देखो एलिफेटिक अमीन्स में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप आके अटैच है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसिसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यानी कि अपने एरोमेटिक अमीन्स में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग यहाँ पे -I इफेक्ट से भी शो करते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम लोग +I ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, जैसा कि नाम ही है, विड्रॉ यानी कि खींचना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक अमीन्स, यानी कि अगर मान लो हमारा, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा एरोमेटिक अमीन, ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक अमीन। अब अगर यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, तो अगर यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे और ज़्यादा खींचना चालू कर देगा, यानी हमारी जो एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास और खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई पहले तो इसके पास ऑलरेडी कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला जा रहा है, और यहाँ पे ये इसको और खींच ले रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जा रही है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी बेसिसिटी को और कम कर देगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर वो हमारी एरोमेटिक अमीन्स में लग जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज द बेसिसिटी, सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, तो देखो भाई यहाँ पे मान लो कि जो हमारा यहाँ पे एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि हमारा CH3, तो यहाँ पे अगर कोई हमारा CH3 ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है, ठीक है, CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और देगा इस रिंग को, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो भाई आपको पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा बेसिसिटी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल वही है, CH3 हो गया, OH हो गया, तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा एरोमेटिक एसिड स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, जो कि हमारा सबसे सिंपल एरोमेटिक एसिड होता है, तो उसकी रिएक्शंस और सिंथेसिस वगैरह हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में, तो देखो जैसा कि इसका नाम है एरोमेटिक और एसिड्स, तो यहाँ पे एरोमेटिक से आप लोग समझ गए हो, हमारी एरोमेटिक रिंग यानी कि जो कि हमारे बेंजीन रिंग होती है। और एसिड्स, तो देखो एसिड्स यहाँ पे हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि जो हमारा COOH ग्रुप होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लोग बेंजीन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अपने COOH ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके डेफिनेशन वगैरह की बात करें, तो वही चीज़ है कि एरोमेटिक एसिड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि डेरिवेटिव होते हैं। वही चीज़ है, डेरिवेटिव क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन को आप लोग रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लाके जोड़ देते हो, तो इसमें वही चीज़ हो रहा है कि हम लोग एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को, इन विच वन या फिर वन से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो हमारा COOH ग्रुप होता है। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स बोथ, यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, एरोमेटिक रिंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। और देखो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है हमारे यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ठीक है, यानी जहाँ पे आप लोग को एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर जब एक COH ग्रुप देखने को मिलता है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने बेंजोइक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अच्छा देखो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें बेंजोइक एसिड मतलब सेपरेटली भी दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे उसी को पढ़ेंगे, मतलब जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो हमारी बेंजोइक एसिड के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बेंजोइक एसिड भी एरोमेटिक एसिड है, तो चाहे आप लोग ये बोलो कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एसिड, चाहे एरोमेटिक, चाहे आप लोग ये बोलो केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, बात तो सेम ही है ना। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, और हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं। बाकी यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, कलरलेस होते हैं नेचर में, और इनकी जो सॉल्ट्स वगैरह होती है मेडिसिन में यूज होती हैं। तो ये हमारी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब यहाँ पे हम लोग जो है स्पेशली बेंजोइक एसिड के बारे में ही बात करें। यहाँ पे जो हमारे बेंजोइक एसिड है उनको बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें अपने ऑक्सीडेशन के बारे में,
तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, सिंपल ही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं विथ एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, यील्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग बेंजाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इसकी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ऑक्सीडेशन हो गया। देखो ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल है ना, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। और फिर हम लोग बात करें फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, तो डायजोनियम सॉल्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही चुके हो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड से। आप लोगों को पता है डायजोनियम सॉल्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, एनिलीन को जब हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं तब हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनता है। और इस डायजोनियम सॉल्ट को जब हम लोग यहाँ पे CuCN की प्रेजेंस में, यानी कि कुप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेंजोनाइट्राइल। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। और उसके बाद बात करें तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। तो देखो जो हमारे एल्काइल बेंजीन्स होते हैं, एल्काइल बेंजीन मतलब क्या, हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा कोई एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 C2H5, तो इसमें क्या है, जैसे हमारा टोलुइन हो गया, ठीक है, सबसे सिंपल हमारा एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन जब हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेंजोइक एसिड। जैसे हम लोग इन्हें यहाँ पे टोलुइन की रिएक्शन यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराई तो हमें देखने को क्या मिला, बेंजोइक एसिड, सिंपल हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करें तो बेंजीन से भी हम लोग बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, लाइक बेंजीन रिएक्ट विद कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, टू प्रोड्यूस बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड की हम लोग यहाँ पे फर्दर जब यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा हो गया सॉल्ट फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे इसके नाम में ही है बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर एरोमेटिक एसिड्स। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एसिडिक नेचर के। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होते हैं, बाकी इतना समझो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे इनकी रिएक्शंस किसी बेस से कराते हैं, लाइक हमारा NaOH हो गया, तो हमें सॉल्ट देखने को मिलता है, जैसे हमारा सोडियम बेंजोएट सॉल्ट हो गया। और सेकंड हो गया हमारे यहाँ पे स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, ठीक है, C2H5 इथेनॉल से हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड, ठीक है, हमारा कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इथाइल बेंजोएट, जो कि हमारा क्या होता है, एक टाइप का ईस्टर। देखो ईस्टर क्या होता है, जब भी आप लोग को C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, यानी COO के दोनों तरफ आप लोग को जो है एल्काइल ग्रुप, यानी कि मतलब दोनों तरफ कार्बन की चेन्स देखने को मिले या फिर कार्बन देखने को मिले, जैसे यहाँ पे इधर आप लोग को कार्बन चेन दिख रही है और इधर हमारे एरोमेटिक रिंग है, यानी दोनों तरफ आप लोग को ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमारा होता है मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। और बाकी हमारा वाटर तो रिलीज हो ही जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। तो देखो डी कार्बोक्सिलेशन जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें हमारा क्या होगा, CO2 ग्रुप यहाँ पे रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा बेंजीन देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि जो देखो यहाँ से क्या हुआ, हमारा CO2 जो है बाहर हो गया, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे अलग हो जाता है। और फिर हमारा हो गया नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन देखो भाई, ये हमारी जो भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराते हैं और जो है H2SO4 भी साथ में रहता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे मेटा पोजिशन पे तो हमारा हो गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एंड एट लास्ट में हमारा आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लगभग एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, मतलब नहीं ना के बराबर ही आते हैं। कभी भी इन सबसे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने यूजेज ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में, तो यहाँ पे देखो इसका जो सॉल्ट्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे मेडिसिन में यूज़ करते हैं, और सोडियम सॉल्ट हमारा जो है इसका फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, उनकी सिंथेसिस के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने में इसका यूज़ होता है। और फिर हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारी डाइस में भी इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है।
सो ये था हमारे यहाँ पे बेंजोइक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम लोग बात करें अपने फाइनली लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, पहली बात इनके नाम में ही क्लियर आ रहा है कि हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक एसिड। तो ये एसिड आखिर होते क्यों हैं, पहली बात हम लोग ये देखेंगे। और इनकी एसिडिटी पे भी जब हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जा रहा है तो किस तरीके से इसकी एसिडिटी को अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि हमारे जो एरोमेटिक एसिड्स हैं वो यहाँ पे एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे इनकी रिएक्शन जो है एक्वस सॉल्यूशन में कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये H+ रिलीज करते हैं। और आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर H+ रिलीज कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी या फिर अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड थ्योरी भी देख लो, तो हमारा प्रोटॉन अगर रिलीज हो रहा है तो मतलब एसिड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि बेंजोइक एसिड हमारा क्या होता है, H+ को रिलीज करता है, ठीक है, और हमारा बेंजोएट आयन जो है बन जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे H+ को रिलीज करने के बाद हमारा ये बेंजोएट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो H+ क्या हुआ, हमारा वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो जो हमारा द नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजोएट आयन इज इफेक्टिवली। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझना, देखो यहाँ पे जैसे कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है, ये हमारा एसिड है, चलो अच्छी बात है कि इसने H+ दे दिया, लेकिन ये H+ क्यों दे रहा है, मतलब H+ देने से इसका कुछ फायदा होना चाहिए तभी तो ये देगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो H+ देने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोएट आयन में, और ये जो बेंजोएट आयन होता है ये अपने आप में और भी ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो आप ऐसे समझो ना कि हर कंपाउंड ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है। तो ये जो बेंजोएट आयन होता है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, द नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे H+ देने के बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज होता क्या है, मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज बना रहता तब तो ये अनस्टेबल होता। लेकिन जो होता क्या है कि द नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजोइड आयन इज इफेक्टिवली शेयर्ड बाय बोथ द ऑक्सीजन एटम्स दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोइड आयन। यानी होता क्या है यहाँ पे कि जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डीलोकलाइज होता रहता है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में। मतलब यहाँ पे देखो होता क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है तो बॉन्ड यहाँ बनता है, और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना रहता है, यानी दोनों के पास यहाँ पे क्या होता है, इक्वली शेयर हुआ करता है, जिसकी वजह से किसी एक ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और यहाँ पे इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज इवन मोर देन एलिफेटिक एसिड। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक आप लोग समझ चुके होंगे आई थिंक कि एरोमेटिक देखो क्या है, जैसे हमारा COOH ग्रुप है। अब अगर मान लो ये हमारा जो है किसी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन चेन से, जैसे हमारा CH3COOH, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लो ये COOH जैसे हमारी एरोमेटिक रिंग से अटैच है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एलिफेटिक एसिड्स और ये होते हैं हमारे एरोमेटिक एसिड्स। तो जो इनकी स्टेबिलिटी होती है, जो हमारे एरोमेटिक एसिड्स की जो एसिडिटी होती है वो हमारी इन एलिफेटिक एसिड्स के कंपेयर में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि भाई बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं हमारे क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स, और ये क्या होते हैं, ये डीलोकलाइज हुआ करते हैं। तो इनके अंदर क्या हो जाता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है, और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि इनका जो मतलब जब ये हमारे बेंजोइड आयन में कन्वर्ट होते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है और ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वहीं अगर एसिडिक एसिड के केस में बात करें तो यहाँ पे भाई कोई भी डीलोकलाइजेशन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो उसी वजह से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे और होता क्यों है, होता इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब देखो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप लोग देख लेना। देखो सिंपल सी बात है कि इस कार्बन को अगर आप लोग देखो, इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे देखो हमारे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचते हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी रहेगी। देखो यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी के केस में ऐसे समझो कि अगर कंपाउंड स्टेबल है तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, और अगर कंपाउंड अनस्टेबल है, मतलब अगर कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो हमारी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम है तो हमारी एसिडिटी ज़्यादा होगी। देखो इसको सिंपली समझ सकते हो कि नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, और ये हमारे डोनेट कौन करते हैं, जो कि बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, और एक्सेप्ट कौन करते हैं, जो कि एसिड होते हैं। तो अगर एसिड के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, इसी वजह से
जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं वो यहाँ पे जितना कम होगा, यानी वो जितना ज़्यादा यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा उतना ज़्यादा हमारा एसिड स्टेबल होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि और वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें एलिफेटिक एसिड्स की, तो यहाँ पे देखो अगर इस कार्बन को हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कार्बन के पास यहाँ पे देखो कैसा होता है, ये एक एच और एक ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और इसकी sp3 होने की वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है, मतलब हमारे एरोमेटिक एसिड्स। और बाकी हम लोग बात करें अपने इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस की, तो आप लोग समझ ही चुके हो हमारे 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स टेंड्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग दैट अल्टीमेटली इंक्रीज द स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले, जैसे कि मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप वगैरह लाके अटैच कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, आपको पता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास कम होगा उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। अभी हम लोगों ने वही चीज़ देखी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जिसकी वजह से देखो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई CH3 ग्रुप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है। तो अगर CH3 लाके अटैच कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट करना चालू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी। तो वही चीज़ है अब यहाँ पे सिंपली कि हमारा ये क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया CH3 और OH। तो ये थे हमारे यहाँ पे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सोल्यूशन। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सोल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।